नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला नवाचार स्टार्टअप नीति का मसौदा जारी किया। विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जारी किया। भारत के निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया। तमिलनाडु विधानसभा ने एक संकल्प पारित करके केंद्र से आग्रह किया कि वो राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून एक औपनिवेशिक कानून है, इसलिए इसका इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए। और चीन ने ताइवान पर हमले की नकल वाले युद्धाभ्यासों के बाद अपने सैन्य अभ्यास समाप्त किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला नवाचार और स्टार्टअप नीति का मसौदा जारी किया। इस मसौदा नीति का उद्देश्य भारत के बढ़ते समुद्री क्षेत्र के भविष्य के सह निर्माण के लिए स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं का पोषण करना है। भारत के समुद्री क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा है। इसमें 12 महापत्तन और 200 से भी अधिक छोटे पत्तन शामिल हैं। मात्रा के हिसाब से देश के व्यापार का लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से लगभग 65% समुद्री परिवहन के माध्यम से संपन्न होता है। भारत में समुद्री क्षेत्र के स्टार्टअप्स के उदय के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स के लिए समुद्री क्षेत्र विशेष प्रणाली और उद्योग के बीच समन्वय की कमी है। सामान्य तौर पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर या ऐप आधारित स्टार्टअप्स की तुलना में समुद्री स्टार्टअप्स अक्सर हार्डवेयर स्टार्टअप्स होते हैं। ऐसे में समय के साथ इन्हें बहुत ज्यादा वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन विनियम, हरित पत्तन, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षा सहित कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनियामक आवश्यकताओं का पालन भी करना जरूरी होता है। और आइए अब इस मसौदा नीति की विशेषताओं की बात करते हैं। इसमें समुद्री नवाचार केंद्र के बारे में कहा गया है। ये इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर के साथ साथ केंद्रीकृत रिपोजिटरी भी विकसित करेगा और निवेश को आकर्षित करेगा। इसमें एक शीर्ष समिति होगी। ये कार्यक्रम को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ साथ अनुमोदित भी करेगी। इसके अलावा ये अलग अलग संस्थानों या संगठनों के MIH द्वारा की गई प्रगति की निगरानी और समय समय पर उसकी समीक्षा भी करेगी। इंक्यूबेटर शुरुआती चरण में स्टार्टअप्स का समर्थन करेंगे। सीड फंड स्कीम सुविधा उन चुनिंदा स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध होगी जो इंक्यूबेटर्स या एक्सीलरेटर्स का हिस्सा हैं। तो आखिरकार हमें समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप्स की जरूरत क्यों है? ये जरूरत इसलिए है क्योंकि समुद्री क्षेत्र उद्योग के विकार्बनीकरण और हरित पत्तन तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए समुद्री क्षेत्र में प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने, दक्षता में सुधार लाने और लाभप्रद गतिविधियों का विस्तार करने के लिए इसकी जरूरत है। साथ ही समुद्री साइबर सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए, स्मार्ट संचार का विकास करने के लिए और समुद्री इलेक्ट्रॉनिक्स को अत्याधुनिक बनाने के लिए इसकी जरूरत है। विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जारी किया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी SEEIC ये ऊर्जा दक्षता के कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन करता है। ये डेटा संग्रह में सुधार करता है, राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के नए विचारों को विकसित करता है। 2021-22 के सूचकांक में राज्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए 7 क्षेत्रकों में 50 संकेत का उपयोग किया गया है। ये 7 क्षेत्रक हैं: भवन, उद्योग, नगर पालिका, परिवहन, कृषि, वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम्स और क्रॉस सेक्टोरल पहलें। इस सूचकांक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने विकसित किया है। इसका विकास अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से किया गया है। अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी उद्योग के नेतृत्व वाला और सदस्यता आधारित एक गैर लाभकारी संगठन है। ये भारत में ऊर्जा दक्षता बाजारों के संचालन और नीतियों के निर्माण में भूमिका निभाता है। इस सूचकांक के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फ्रंट रनर यानी 60 से ज्यादा, अचीवर यानी 50 से 60, कंटेंडर श्रेणी में वो हैं जो 30 से 49.5 तक आते हैं। इसके अलावा एस्पिरेंट श्रेणी में 30 से कम के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने पिछले सूचकांक के बाद से सबसे ज्यादा सुधार प्रदर्शित किए हैं। इस सूचकांक में ये सिफारिश भी की गई है कि राज्यों को ऊर्जा दक्षता कार्य योजनाओं का विकास और उनका कार्यान्वयन करना चाहिए। साथ ही निधियां
आवंटित करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सभी सरकारी विभागों में ऊर्जा दक्षता नोडल अधिकारी नियुक्त करके संस्थागत क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए और जिला मुख्यालयों में ऊर्जा दक्षता प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से ऊर्जा डेटा की निगरानी और रिपोर्टिंग को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में आपको बताएं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी उत्पत्ति ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत की गई। ये एक वैधानिक निकाय है। इसका मंत्रालय विद्युत मंत्रालय है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है। इसके अलावा इसके तहत जो प्रमुख कार्य या पहले हैं उनमें शामिल है ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना और सूचना का प्रसार करना, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के अभिनव वित्त पोषण को बढ़ावा देना। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के तहत ही ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता यानी ECBC जारी की गई है। ये कुछ नए व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना शुरू की गई है। अगला निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत के निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल हैं: भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों और 2014 के बाद से 21 राज्य विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया है। तो सबसे पहले जानिए कि किसी दल का राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है। लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनावों में वोट के जरिए ये निर्धारित किया जाता है, यानी कि उस दल को लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या फिर ज्यादा राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा दूसरी शर्त ये भी है कि लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा में सीटों की बात करें तो उस दल को कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए और इन सीटों के उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए एक दल को कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने से लाभ ये होगा कि पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को इसके आरक्षित चुनाव चिन्ह को अनन्य तौर पर आवंटित किया जाता है। किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वो नामांकन दाखिल कर सके। आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नामांकित कर सकती है ये पार्टी, जबकि अन्य दल जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है उन्हें अधिकतम 20 स्टार प्रचारक नामांकित करने की ही अनुमति होती है। और आइए अब बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। तमिलनाडु विधानसभा ने एक संकल्प पारित करके केंद्र से ये आग्रह किया है कि वो राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करे। ये संकल्प इसलिए अपनाया गया है क्योंकि राज्यपाल ने लगभग 20 विधेयकों को अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजा जाता है तो उसके पास विकल्प होते हैं कि वो विधेयक पर अपनी सहमति दे, अपनी सहमति रोक ले या फिर वो विधेयक पर पुनर्विचार के लिए इसे राज्य विधायिका को लौटा दे। हालांकि यदि विधेयक संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित हो जाता है तो राज्यपाल को अपनी सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा ये विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेता है। हाल के वर्षों में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संबंधों में कई मुद्दे उभर कर आए हैं, जैसे कि किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति में राज्यपाल और राज्य सरकार को सार्वजनिक रूप से किस तरह से संवाद करना चाहिए, इसके लिए प्रावधानों की कमी है। उदाहरण के लिए हाल ही में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल की राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच कटु और द्वेषपूर्ण वाद विवाद देखा गया है। कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा आदि को लेकर राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टिप्पणियां सामने आई हैं। संवैधानिक और वैधानिक भूमिकाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर के रूप में राज्यपाल की भूमिका संघर्ष का एक प्रमुख बिंदु रहा है। इसके अलावा विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग भी मतभेद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने में लगने वाला समय है। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए कोई लिखित आधार या प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। इसके तहत कई सिफारिशें की गई हैं,
जैसे सरकारी आयोग ने ये कहा था कि राज्यपाल राज्य के बाहर का होना चाहिए, वो सत्ताधारी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। NCRWC ने ये कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने चाहिए। वहीं नवाब रेबिया मामला 2016 सामने आया और इस मामले में ये निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन संबंधी शक्ति सीमित है और ये मनमानी नहीं है। इसके अलावा पुंछी आयोग ने 2007 में राज्यपाल के मामले में ये कहा था कि राज्यपालों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। साथ ही राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें पद से हटाने का प्रावधान होना चाहिए। अगली खबर मूल अधिकारों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून एक औपनिवेशिक कानून है, इसलिए इसका इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेंशन ऑर्डर को रद्द करते हुए कई टिप्पणियां की थी, जिनमें ये शामिल है कि न्यायालयों को ऐसे कानूनों से संबंधित मामलों का अत्यधिक सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकार नियंत्रित और संतुलित तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में सरकार को प्रत्येक प्रक्रियात्मक सख्ती का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध का मतलब है किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे और अदालत से दोषी सिद्ध हुए बिना ही निरुद्ध करना। इसका उद्देश्य उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है और इसी तरीके के निवारक निरोध को रोकने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी रिट भी संविधान के मूल अधिकारों के तहत लाई गई हैं। संसद के पास रक्षा, विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून बनाने का विशेषाधिकार है। संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने और आपूर्ति तथा सेवाओं के रखरखाव से जुड़े मुद्दों के लिए ऐसे कानून बना सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के उपबंध 1 और 22 के उपबंध 2 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये सुरक्षा प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी व्यक्ति को 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस अवधि को बढ़ाने के लिए एक सलाहकार बोर्ड को पर्याप्त कारणों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। चीन ने ताइवान पर हमले की नकल वाले युद्धाभ्यासों के बाद अपने सैन्य अभ्यास समाप्त किए। हमने अक्सर देखा है कि चीन और ताइवान के बीच संबंध विवादास्पद रहे हैं। इसकी जड़ें चीनी गृह युद्ध के बाद की परिस्थितियों में खोजी जा सकती हैं। ये गृह युद्ध 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC से राष्ट्रवादी सरकार की हार के साथ समाप्त हुआ था। चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सरकार ताइवान निर्वासित हो गई और वहां उसने चीन गणराज्य की स्थापना की। CPC ने चीन की मुख्य भूमि पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी। ताइवान की सरकार ताइवान के एक स्वतंत्र देश होने का दावा करती है। हालांकि चीन ये मानता है कि ये उसका ही एक प्रांत है जो एक दिन वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन की मुख्य भूमि में शामिल हो जाएगा। भारत का रुख वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देने का रहा है, लेकिन 2010 से भारत अपने आधिकारिक बयानों और दस्तावेजों में वन चाइना पॉलिसी का उल्लेख नहीं करता है। चीन और ताइवान विवाद का भारत पर जो प्रभाव होगा उसमें सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। ताइवान दुनिया के 90% से अधिक उन्नत सेमीकंडक्टर्स का विनिर्माण करता है। अप्रैल से फरवरी 2022-23 के दौरान भारत के दूरसंचार उपकरणों के आयात में ताइवान की हिस्सेदारी 9% थी और एक साल पहले की समान अवधि में ये केवल 2.3% ही थी। वहीं रणनीतिक रूप से देखें तो दक्षिण चीन सागर के माध्यम से भारत का व्यापार बाधित हो जाएगा। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में होने वाले कुल भारतीय व्यापार का लगभग 55% है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष UNDEF को संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी ए अन्नान ने 2005 में स्थापित किया था। इसकी स्थापना UN जनरल ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्रीकरण के प्रयासों का समर्थन करना है। ये कोष नागरिक समाज को सशक्त बनाने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सभी समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाली परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है। UNDEF में एक सलाहकार बोर्ड होता है। ये प्रस्तावों का विचार करता है, नीतिगत दिशा निर्देश जारी करता है। इसके अलावा ये बोर्ड संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा अनुमोदन के लिए वित्त पोषण संबंधी प्रस्तावों की सिफारिश भी करता है। भारत UNDEF का संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में भारत सलाहकार बोर्ड का सदस्य भी है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के आउटसोर्सिंग मानदंड जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा वित्तीय क्षेत्र की विनियमित संस्थाओं के लिए मानदंड जारी किए। इन मानदंडों को ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि सेवाओं की आउटसोर्सिंग ग्राहकों के प्रति इन संस्थाओं की जिम्मेदारियों और दायित्वों को कम नहीं करें। इन मानदंडों की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें कहा गया है कि आउटसोर्सिंग का विनियमित संस्थाओं की गतिविधियों की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अनुवर्ती यानी अटेंडेंट लाभों, जोखिमों आदि के व्यापक आकलन के आधार पर आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाए। इसके अलावा आउटसोर्सिंग के लिए एक जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया जाए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के अजौल जिले के किबूथी गांव में वीवीपी का शुभारंभ किया। वीवीपी यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के माध्यम से देश की उत्तरी भूमि सीमा पर स्थित गांवों में आवश्यक अवसंरचना विकास और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को शामिल किया गया है। इस योजना को 2022-23 से 2025-26 के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और पलायन को रोकने में सहायता मिलेगी। इससे सीमा सुरक्षा में भी सुधार होगा। इसके तहत दी जाने वाली सुविधाओं में सड़क संपर्क, पेयजल, बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा पर्यटन केंद्र आदि शामिल हैं। अगला टॉपिक है मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि देश में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस नीति में स्कूलों में कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन और इनका सुरक्षित निपटान तंत्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में लड़कियों के लिए उचित अनुपात में शौचालयों का निर्माण करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के अपर्याप्त विकल्प शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य में एक बड़ी बाधा है और इसके कारण कई लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। सेल्युलर कृषि। कार्बन उत्सर्जन में खाद्य उद्योग के बढ़ते योगदान को देखते हुए कई लोग सेल्युलर कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। खाद्य उद्योग का समग्र कार्बन उत्सर्जन में लगभग 1/3 हिस्सा है। सेल्युलर कृषि का मतलब है सीधे जानवरों की बजाय सेल कल्चर यानी कोशिका संवर्धन से पशु आधारित उत्पादों के उत्पादन से है। इसके तहत 2 अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। एक है सेल कल्टीवेशन यानी कोशिकीय। इसमें मांस सीधे कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। बड़े बड़े कल्टीवेटरों के माध्यम से इस मांस में पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। और दूसरा है परिशुद्ध किण्वन यानी अकोशिकीय। इसमें दूध और अंडे के सफेद भाग जिसमें प्रोटीन होता है, ऐसे उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सेल कल्चर की बजाय सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व MTR। प्रधानमंत्री ने MTR में थेप्पाकड़ू हाथी कैंप का दौरा किया। देखिए, इस बार जो है हाथी बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए हाथी को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा और जितने भी हाथी रिजर्व हैं एक बार मैप में उनको भी देख लीजिएगा। MTR की बात करें तो ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 3 राज्यों में फैला हुआ है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिसंगम पर यह स्थित है। पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल में है। इसके अलावा उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसे ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी CATS की मान्यता प्राप्त है। MTR में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन और आर्द्र सागौन वन तथा शुष्क सागौन वन है। इसके अलावा जीवों की बात करें तो इसमें हाथी, गौर, बाघ, तेंदुआ, चीतीदार हिरण, बार्किंग डियर, जंगली सुअर और हॉर्नबिल हैं। अगला टॉपिक है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF के 11वें द्विवार्षिक राष्ट्रीय जमीनी स्तर के नवाचार और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। NIF विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त निकाय है। इसे जमीनी स्तर के तकनीकी नवाचारों और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है। NIF ने देशों के 625 से अधिक जिलों से तकनीकी विचारों,
नवाचारों और पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं का एक डेटाबेस तैयार किया है। इसे ग्रास रूट टू ग्लोबल मॉडल की मदद से तैयार किया गया है। NIF ने उत्पाद विकास और इन हाउस अनुसंधान को मजबूत करने के लिए संवर्धित निर्माण प्रयोगशाला यानी फैब लैब भी स्थापित की है। आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCETIS, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और IIT बॉम्बे ने स्पर्श रहित बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए NCETIS के सहयोग से एक समझौता किया है। स्पर्श रहित बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम घर से चेहरे के प्रमाणीकरण की सुविधा के साथ साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। NCETIS डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत IIT बॉम्बे और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY की एक संयुक्त पहल है। NCETIS का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के व्यापक क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बलों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करना है। जोजिला सुरंग, ये सुरंग कश्मीर घाटी और लद्दाख को साल भर संपर्क प्रदान करेगी। ये कश्मीर के गांदरबल और लद्दाख द्रास शहर के बीच हिमालय में जोजिला दर्रे से गुजरेगी। ये घोड़े की नाल के आकार की सिंगल ट्यूब 2 लेन वाली सुरंग है। ये सुरंग सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जोजिला दर्रा सर्दियों में बर्फबारी के कारण बंद रहता है। ये दर्रा श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अगला टॉपिक है अभ्यास स्कोप इंडिया 23। ये भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।